गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल जो कुछ बचा हुआ था फिजिक्स का जो बेसिक चीज़ है, बेसिक टर्म्स, उसको कल आज पूरा करते हैं। कल जैसे पिछला लेक्चर में डिस्प्लेसमेंट हो गया था, डिस्टेंस हो गया था, और आज जो है वेलोसिटी से स्टार्ट करेंगे और आपको सीधे जो है पूरा इंटर तक जितने सारे बेसिक चीज़ है नीचे से 7, 8, 9, 10 जो ज़रूरी चीज़ है कि इंटर को पकड़ने के लिए जो बेसिक चीज़ है वो सब सारा मैं आज कवर करूँगा। ठीक है, वेलोसिटी से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए वेलोसिटी, तो सबसे पहले वेलोसिटी बताने से पहले एक चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, इसको भी से डिनोट करते हैं, वेक्टर। इसके बारे में जानना ज़रूरी है। वेक्टर क्या है, देखिए ये समझना बहुत ज़रूरी है, खास करके जब इंटर में जाता है तो इंटर में समस्या एक आता है। देखिए होता क्या है कि जब बच्चा 10th पास होता है और अच्छे मार्क्स से होता है, बहुत ऐसा लड़कों को मैं देखा हूँ, जानता भी हूँ कि जब 10th में वो अच्छा नंबर्स लाता है और जब इंटर जाता है तो फिर क्रॉस कर जाता है, फेल कर जाता है। मेहनती लड़का होने के बावजूद भी फेल कर जाता है। इसका कारण क्या है कि जो हिंदी मीडियम लड़का लोग जो होता है, स्टूडेंट लोग जो होता है, खास करके उनके साथ ये प्रॉब्लम आता है। क्योंकि जो हिंदी मीडियम वाला लड़का होता है उन लोग को रिजल्ट आते आते मार्च अप्रैल में चला जाता है। 1-2 मंथ तो 3-4 मंथ तो टीचर ढूंढने में चला जाता है। उसके बाद त्यौहार का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है सितंबर अक्टूबर से। उसके बाद पूरा साल बेकार चला जाता है और उसके बाद वो सीधे जब 12th में जाता है। हाँ, और एक क्या है कि इंटर हिंदी मीडियम जो है इंटर जो करता है उन लोग तो इंटर में एग्ज़ाम ही नहीं होता है, सीधे डायरेक्ट 12 में होता है, 12 बोर्ड होता है। इसके कारण से सिर्फ त्यौहार में झूम जाता है और बहुत सारा कारण होता है, उसके कारण से पूरा इंटर बर्बाद हो जाता है। टीचर ढूंढने में आधा समय चला जाता है। उसके बाद जब 12 जाता है वहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक जब स्टार्ट करता है तो समझ नहीं आता है, क्योंकि उसमें भी वेक्टर है, मैकेनिक्स है, अप्लाई होता है थोड़ा बहुत। तो जब अप्लाई होता है तो वहाँ टीचर जो पढ़ाते हैं वो तो अपना सिलेबस पूरा करने के मकसद से पढ़ाते हैं कि भैया उसको भी तो सिलेबस पूरा करना है, उसका भी टाइमिंग सेट है कि इतना 1 मंथ में, 5 मंथ में, 6 मंथ में कंप्लीट करना है। तो उसका माइंड पूरा सेट है कि 5 मंथ में कंप्लीट करना है। और वो जैसा पढ़ा रहे हैं वो तो टीचर लोग तो मशीन बन जाते हैं, भैया सीधे मशीन ऑन फिर ऑफ, जितना कंटेंट डालना है हर बार उतना ही कंटेंट डालते हैं। तो इसका जो है इसका लॉस किसको हो जाता है, स्टूडेंट को हो जाता है। फिर समझ में आना बंद हो जाता है इंटर। जहाँ इंटर समझ में नहीं आया उसके बाद तो फिर दिक्कत आ जाता है। फिजिक्स तो दिमागे से उड़ जाता है, फिजिक्स का तो हवा ही नहीं लगता है। मैथ्स तो समझ सकता है, मैथ्स क्या है, मैथ्स का बहुत सारा बुक अवेलेबल है, हर टॉपिक का बुक अवेलेबल है, लेकिन साइंस फिजिक्स हवा नहीं लगता है। फिजिक्स का फील होने के लिए सबसे बड़ी बात है कि आपको मैथ्स तो जानना ही पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स है क्या, इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। ये तो लैंग्वेज है, ये क्या है, लैंग्वेज है, भाषा है ये, किसका, ऑफ फिजिक्स का। तो ये तो जानना ही पड़ेगा, मैथ तो जानना ही पड़ेगा, फिजिक्स समझने के लिए मैथ जानना ही पड़ेगा। और अगर कोई फिजिक्स जान रहा है तो सिंपल सी बात है मैथ बढ़िया होगा, तभी फिजिक्स का फील आ रहा है। तो फिजिक्स का फील आने के लिए मैथ तो जानना ही पड़ेगा, क्योंकि वो लैंग्वेज है। लैंग्वेज जितना बढ़िया तरीका से आपको आता है, आप उतना बढ़िया तरीका से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं किसको, फिजिक्स को। तो फिजिक्स का कम्युनिकेशन अगर करना है आपको तो मैथ तो जानना पड़ेगा भैया, क्योंकि मैक्सिमम आपको 20 से 10%, 50 से 60% जो है फिजिक्स जो है पूरा मैथमेटिकल है, मैथमेटिकल लैंग्वेज में है, डिफाइंड भी है तो मैथमेटिकल में ही है। तो इसीलिए मैथ बहुत कंपलसरी है, ये तो जानना ही पड़ेगा, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। मैथ तो आपको जानना ही पड़ेगा, मैथ आपको जानना ही पड़ेगा, वो तो जानना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो बात नहीं है। यहाँ बहाना करने से नहीं चलेगा भैया, मैथ नहीं चलेगा। इवन जो बायोलॉजी अगर लेता है तो सोचता, बहुत कोई स्टूडेंट ये सोचता है, अरे
हम तो बायो लिए हैं, मैथ्स का ही लेंगे, मैथ्स का ही पढ़ेंगे। और जो बायोलॉजी लिया है, डॉक्टर जिसको बनना है, वो तो फिजिक्स तो उसको पढ़ना ही पड़ेगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो फिर वो दिक्कत उसको कहाँ आएगा? वो तो मेडिकल के लिए कंपटीशन का एग्जाम देगा ही। अब मेडिकल लाइन के लिए कंपटीशन का एग्जाम देगा तो वहाँ तो फिजिक्स आएगा ही नहीं, फिजिक्स के क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, अच्छा खासा रहेगा, फिजिक्स से रहेगा, केमिस्ट्री से रहेगा। देखा जाए तो केमिस्ट्री भी मैथ है, केमिस्ट्री मैथ ही मैथ है। आप अगर एटम के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ मैथ ही मैथ है, बहुत मैथ है, पूरा वेक्टर है। तो इसीलिए मैथ कितना इंपॉर्टेंस है समझ ही सकते हैं, अंदाजा थोड़ा बहुत हवा लग ही गया होगा कि मैथ्स कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन होता क्या है, हमारे यहाँ सिस्टम गलत है कि मैथ्स सिर्फ फॉर्मूला बता दिया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। इवन यहाँ तक इंजीनियरिंग कॉलेज में भी बड़ा बड़ा हायर डिग्री मैथ ऑफ मैथमेटिक्स, पूरा बड़ा बड़ा मैथ, बड़ा बड़ा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, वो भी नहीं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है। और जो टीचर लोग पढ़ाते हैं वो क्या है, सिर्फ पढ़ाया जा रहा है। कोई क्वेश्चन अराइज कर देने के बाद भी क्या है, कुछ नहीं, बस पढ़ना है तो पढ़ना है, नंबर लाना है। उसका एप्लीकेशन हवा नहीं लगता है, टीचर को तो लगता ही नहीं है, और स्टूडेंट को कहाँ से लगे। वो जो बड़े बड़े कॉलेज है, बड़ा बड़ा IIT कॉलेज है, कुछ बढ़िया कॉलेज है, गवर्नमेंट है, तो वहाँ थोड़ा फील होता है। उसका रीज़न है, फील इसलिए वहाँ होता है IITs में, IIT कॉलेज वगैरह, या बड़ा बड़ा जो कॉलेज है, वहाँ का जो लेक्चरर रहता है वो किसी PSU में 10 साल 5 साल एक्सपीरियंस जॉब करने के बाद वहाँ का HOD बनते हैं। वो सब इतना एक तो कंपटीशन क्वालिफाई करने के बाद PSU में घुसते हैं, वो भी IIT से MTech BTech करने के बाद, उसके बाद फिर वो IIT में पढ़ाते हैं। तो बताइए भैया क्या होगा। और जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें क्या होता है, बस पूजा लेके आते हैं, बता रहे हैं, तो भैया कहाँ सीखेगा, कहाँ से एप्लीकेशन बताएगा मैथ्स का एप्लीकेशन, मैथ्स का है, पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ो नंबर लाना। तो इसका भुगतना पड़ता है किसको, स्टूडेंट्स को, और हमेशा के लिए भुगतना पड़ता है, हमेशा के लिए उसको टफ लगने लगता है। अरे भैया है कि आप क्यों पढ़ रहे हैं, अभी तक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्यों पढ़े इंजीनियरिंग में, पता ही नहीं चलता है, पता ही नहीं चलता है, हवा ही नहीं लगता है क्यों पढ़े, काहे पढ़े। तो इससे क्या होता है, इंटरेस्ट तो गया, इंटरेस्ट नाम का चीज़ तो सीधे क्या हो जाता है, वेपोराइज हो जाता है। और जहाँ इंटरेस्ट वेपोराइज हो गया तो भैया मन ही नहीं लगेगा, फिर दूसरा पढ़ाई के अलावा जितना सारा काम है सब काम में मन लगेगा, पढ़ाई में नहीं लगेगा फिर। लेकिन मैं जो बताऊंगा, जो भी चीज़ सिखाऊंगा वो पूरा मैं रिलेट करके बताऊंगा मैथ से, और मैथ भी साथ में सिखाऊंगा। जहाँ जहाँ यूज होगा फिजिक्स मैथ, और मैथ को मैं भी आसान बनाने की कोशिश करूंगा जितना हो सके, ठीक ना। दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को, टेंशन मत लीजिए, सिर्फ लास्ट तक वीडियो को ध्यान से देखिए। फिर जब नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में आप डालिए जो आपका दिल करे। उसके बाद अगर आपको लाइक करने का मन करे, सब्सक्राइब करने का मन करे तो करे, और नहीं अगर कर रहा है तो डिसलाइक करे, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, इसमें आपका आज़ादी है। तो देखिए वेक्टर के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा, इसके बारे में तो अलग क्लास दूंगा, फिलहाल वेक्टर के बारे में इतना जान लो ताकि समझ में आने लगेगा, आगे जो टर्म हम पढ़ाएंगे उसके बारे में समझ में आने लगेगा क्या है। देखिए वेक्टर क्या होता है, ये जो होता है इसके पास वेक्टर मीन्स होता है सदिश राशि, सदिश, और ये एक होता है स्केलर, स्केलर मीन्स होता है अदिश। वेक्टर क्वांटिटी मीन्स क्या, सदिश राशि, और एक होता है स्केलर, स्केलर मीन्स हो गया आपका अदिश राशि। तो वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, और एज वेल एज क्या होता है आपका डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होता है, बोथ होता है। तो उसको कहेंगे हम वेक्टर, देख लीजिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये अगर दोनों है तो उसको हम कहेंगे वेक्टर है। तो ये जो देखिए वेक्टर कितना इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में अंदाजा लगा सकते हैं, और फिजिक्स में कितना इंपॉर्टेंस है वो आप समझ सकते हैं। देखिए वेक्टर जो है, जिस तरह हमारा बैकबोन है, जो हमारे जो पीछे का हड्डी है बैकबोन, जितना इंपॉर्टेंस रखता है हमारे बॉडी के लिए, उतना ही इंपॉर्टेंस ये वेक्टर रखता है किसके लिए, फिजिक्स के लिए। अगर वेक्टर नहीं है
तो समझ सकते हैं बिना बैक बोन का मेरा बॉडी कैसा रहेगा, चरमरा जाएगा, खड़ा ही नहीं रह पाएगा, केचुआ बन जाएगा। उसी तरह फिजिक्स भी चरमरा जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा बिना वेक्टर का, समझ ही नहीं आएगा कैसे फिजिक्स को फ्लो करवाएं। तो अंदाजा हो ही गया हो कि वेक्टर कितना इंपॉर्टेंस है। और सिर्फ ये फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमारे लाइफ के लिए, किसी सक्सेस को, मतलब अगर सक्सेस को प्राप्त करना है, अगर हमको सक्सेस चाहिए तो वेक्टर हमारे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डे लाइफ में हम बोल रहे हैं ना, पूरा फिजिक्स डे लाइफ में इंपॉर्टेंट है, वेक्टर तो बहुत ही है। एग्जाम्पल देकर के मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, अगर ये कोई डेस्टिनेशन पॉइंट है, हम यहाँ पे, आप यहाँ पे खड़े हैं, आपको पहुँचना है यहाँ पे, तो अगर आपको पहुँचना है तो आपको डायरेक्शन सेट कर लेना होगा स्टार्टिंग कंडीशन में ही, तभी आप यहाँ पर डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुँच पाएंगे। और अगर आपका डायरेक्शन इधर है, ठीक ना, तो आप यहाँ पे कभी नहीं पहुँच पाएंगे। यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ, इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। और ये जो डायरेक्शन है, यही डायरेक्शन है जो एंगल हम सेट किए हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो अगर यहाँ तक पहुँचना, सबसे पहले तो आपको डायरेक्शन टुवार्ड्स करना हो किधर, जिधर डेस्टिनेशन पॉइंट है, पहला। दूसरा क्या है, जितना यहाँ से यहाँ तक मैग्नीट्यूड लगेगा उतना तो आपको करना ही पड़ेगा मेहनत। जितना मेहनत लगेगा यहाँ तक पहुँचने में, उतना तो लगेगा ही। अगर 360 दिन लगेगा मेहनत करने के लिए, 4 घंटा डेली पढ़ोगे तो उतना लगेगा ही। अगर पर डे अगर 1 घंटा पढ़ोगे, 4 घंटा पढ़ोगे तो 1 साल में मिल जाएगा। अब पर डे अगर आधा घंटा पढ़ोगे तो हो सकता है 6-7 साल भी लग सकता है उस चीज़ को पहुंचने के लिए। बट आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना होगा लगातार। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम पढ़ लिए फिर खो गए कहीं, तो फिर नहीं पहुँच पाओगे। और दूसरा क्या है कि अगर आप मेहनत किए जा रहे हो, इनफाइनाइट तक मेहनत कर रहे हो, बहुत ही मेहनत कर रहे हो, बहुत किताब पढ़ रहे हो, बहुत कुछ पढ़ रहे हो, लेकिन आपको डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचना है, लेकिन आप कभी नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि आपका डायरेक्शन जो है चेंज हो चुका है। पढ़ तो रहे हो, बहुत कुछ पढ़ रहे हो, नॉलेज हो सकता है जो पहुंच गया उससे कई गुना ज़्यादा होगा, लेकिन दिक्कत क्या है कि आप वहां कभी नहीं पहुंच पाओगे। आप अगर पर डे 8 घंटा या 10 घंटा भी पढ़ोगे फिर भी यहां तक नहीं पहुंच पाओगे। और ये सब फेस किसको करना पड़ता है, जो हिंदी मीडियम का बच्चा लोग होता है, जो गरीब फैमिली से है, पुअर फैमिली से, वीक फैमिली से है, बिलोंग कर रहा है, उन लोग को ये समस्या आता है अक्सर, खास करके ये वाला समस्या से उसको गुजरना पड़ता है। और जो हाई प्रोफाइल के फैमिली से है, एजुकेटेड फैमिली से है, तो उसको तो वो अपना घर में डिनर में खाना खाते खाते ही उसका सारा कुछ डायरेक्शन मिल जाता है। पूरा एक तरह का समझ लीजिएगा उसका घर ही यूनिवर्सिटी बन जाता है, जिसका घर में सब पढ़ा लिखा हो, कोई IITian हो, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जॉब कर रहा है, या कोई बड़ा पद पे हो, तो घर में ही सारा कुछ डायरेक्शन मिल जाता है, और वो कम ही पैसा खर्चा करके वो डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंच जाता है। और जो वीक फैमिली से वो 20 लाख 10 लाख खर्चा करने के बावजूद भी इस डेस्टिनेशन पॉइंट पे नहीं पहुंच पाता है। इसका मेन कारण यही है। सिर्फ गार्जियन क्या होता है, वीक फैमिली में जो रहता है वो सिर्फ पैसा देते हैं, डायरेक्शन तो उन्हें खुद ही पता नहीं है। उसके बावजूद भी कितना मेंटल इसको सहना पड़ता है, मेंटल प्रेशर सहना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। उसके कारण से फ्लक्चुएट होता है, उसके कारण से डेस्टिनेशन पॉइंट यहाँ है, पहुँच जाता है कहीं और। नॉलेज तो इससे ज़्यादा रहता है। तो समझ सकते हैं कि कितना सारा दिक्कत आता है, मेन प्रॉब्लम यहाँ पे। लेकिन यही अगर अच्छा डायरेक्शन मिल जाए, तो डायरेक्शन कब मिलेगा, एक अच्छा गुरु या अच्छा कोई पढ़ा लिखा हो बंदा उसके संपर्क में हो, तभी पॉसिबल है कि वो डेस्टिनेशन पॉइंट पे उतना ही मेहनत करके वो पहुँच सकता है। मिनिमम तो आपको इतना मेहनत करना ही होगा। अगर ज़्यादा मेहनत करें तो कोई दिक्कत नहीं, डेस्टिनेशन पॉइंट होके गुजरेंगे आप, लेकिन इतना तो मेहनत करना ही पड़ेगा। इससे 1000 गुना भी कर ले मेहनत और डायरेक्शन गलत डायरेक्शन में है, तो फिर वो कभी नहीं पहुंच पाएगा। फिर उसको फ्रस्ट्रेशन का ही फेस करना पड़ता है। मेहनत तो किया है बंदा, ऐसा नहीं मेहनत ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं मेहनत नहीं, बहुत कुछ मेहनत तो किया है, बहुत एफर्ट लगा है। वही अगर उसको डायरेक्शन मिल जाता, प्रॉपर गुरु मिल जाता, तो भैया वो सही डायरेक्शन में चल जाता। तो यूट्यूब में बहुत सारा चीज़ कंटेंट है, मैग्नीट्यूड तो बहुत है, लेकिन डिपेंड करता है डायरेक्शन कौन दे रहा है।
सही प्रॉपर डायरेक्शन कहाँ से मिल रहा है, ये पता लगाना जरूरी है। अगर आपको फीलिंग आ रहा है, कोई चीज़ समझ रहे हो और सीधे क्वेश्चन बन रहा है, आपको फील हो रहा है सब कुछ, तो भैया सही है। अगर कोई फील करा दे रहा है फिजिक्स पर बहुत बढ़िया तरीका से, तब तो सही है। और फील नहीं हो रहा है, सिर्फ पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं, तो फिर भैया वेपोराइज हो जाएगा, कुछ दिन तक रहेगा उसका फिर वेपोराइज। पेट्रोल किस तरह होता है वेपोराइज, तो उस तरह हो जाएगा फिर। तो इसीलिए मैं जितना भी बताऊंगा सारा टर्म्स को डे लाइफ से रिलेट करके ही बताऊंगा, सारा टर्म्स को। पहले तो माइंड सेट करना जरूरी है। पढ़ना लिखना पढ़ाई लिखाई तो छोटू चीज़ है। एक बार जहाँ माइंड सेट हो गया ना, इंटरेस्ट जग गया ना, उसके बाद तो पढ़ाई लिखाई बहुत ही छोटू चीज़ है, बहुत ही छोटू चीज़ है। हर चीज़ समझ में आने लगेगा, हर चीज़। जो IITians होते हैं वही तो फर्क है। एक छोटा प्राइवेट कॉलेज होता है, एक गवर्नमेंट कॉलेज होता है, एक बढ़िया को IIT कॉलेज होता है, उन लोग में फ़र्क यही है। जो IIT कॉलेज में जो पढ़ाते हैं, लेक्चर लेते हैं, उन लोग बोलते रहे 10 साल 15 साल कोई PSU में जॉब करके आए हुए हैं, हो सकता है ES अफसर छोड़ के, ES का नौकरी छोड़ के आके वहाँ लेक्चर ले रहे हैं। तो भैया, और जो प्राइवेट कॉलेज है वहाँ पुर्जा लेके आते हैं और पुर्जा लेके पढ़ा रहे हैं, तो भैया दोनों में तो अंतर है ना। उसी कॉलेज में पढ़ भी रहा है, M.Tech भी कर लिया और फिर उसी कॉलेज में B.Tech को पढ़ा रहा है, तो भैया क्या होगा। ये सिस्टम बना हुआ है और बच्चा डिमोरलाइज हो जाता है। ऐसा बात नहीं प्राइवेट कॉलेज का बच्चा मेहनत नहीं करता, मेहनत करता है, मेहनती भी होता है, इसके बावजूद उसको दिक्कत यहाँ से आता है। वही बात है, गुरु और गरु में ज़्यादा फर्क नहीं है। बाकी समझ ही गए होंगे कि गरु क्या है और गुरु क्या है। गरु मीन्स समझ रहे हैं, जिसको बेल वगैरह जो बोलते हैं गांव देहात में, तो ये फ़र्क है। तो गरु से बचे, समझ रहे हैं, और एक अच्छा माहौल क्रिएट कीजिए और एक अपना डेस्टिनेशन पॉइंट को फिक्स कर लीजिए ताकि आप डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंच सकें। और एक कंसिस्टेंसी अगर मेंटेन करेंगे तो फिर बाकी चीज़ आसान ही लगेगा। तो ये देखिए, ये जो मेरा मोटिव था ये बताने का, वो रिलेट कैसे कर रहा था, वेक्टर से। तो देखिए वेक्टर दो जगह इंपॉर्टेंस हुआ, एक तो फिजिक्स में, दूसरा हमारे डे लाइफ में। तीसरा क्या है, ये तो हमको डिसिप्लिन देता है। सबसे बड़ी बात ये डिसिप्लिन देता है, और जहाँ डिसिप्लिन दिया तो भैया समय बचेगा। डिसिप्लिन दिया तो समय बचेगा। जो समय से बड़ा बलवान दुनिया में कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है समय से बड़ा बलवान। तो ये वेक्टर एक तरह का हमें क्या दिया, जो डिस्ट्रक्शन है उसको मिनिमाइज किया, जो इंट्रोपी है उसको मिनिमाइज किया, जो इंट्रोपी जनरेशन हो रहा है उसको मिनिमाइज किया। इंट्रोपी जनरेशन के बारे में बताऊंगा, एक तरह का लॉसेस है ये। इंट्रोपी जनरेशन एक तरह का लॉस है, इसके बारे में लेक्चर आगे जब मिलूंगा, खास करके इंटर का, तब मैं बताऊंगा बढ़िया तरीका से। इंट्रोपी थर्मोडायनामिक्स जब मैं पढ़ाऊंगा तब इंट्रोपी जनरेशन के बारे में बताऊंगा बढ़िया तरीका से। फिलहाल ये समझो कि इंट्रोपी जनरेशन लाइफ में नहीं होना चाहिए, ये खराब चीज़ है, ये लॉसेस है। तो जितना आपका अनडिसिप्लिन आप रहिएगा उतना आपको इंट्रोपी जनरेशन होगा। थोड़ा सा बता दे रहा हूँ इंट्रोपी जनरेशन है क्या। इंट्रोपी जनरेशन मतलब समझ लीजिए कि कोई चीज़ का बर्बादी। अगर आप आज 200 रुपया है, 200 रुपया कल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, आज किसी के पास है, कल किसी के पास गया, कल किसी के पास गया, तो 200 जो रुपया है, 200 जो आपका पीस है, मान लो 200 का 200 पीस है, तो वो जाते जाते होता क्या है कि बीच रास्ता में फट भी तो जाता है, कहीं आधा टुकड़ा हो गया, तो फिर वो दूसरा जो कोई कस्टमर है या कोई है तो फिर वो तो लेगा नहीं फटा हुआ पैसा। तो 200 पीस था लेकिन बन गया कितना, 400 पीस। तो 400 पीस बना तो ये हमारे लिए घाटा है ना, खराब ना है, वो तो कोई लेगा ही नहीं वो। तो वो क्या हुआ, डिस्ट्रक्शन, मतलब बढ़े जा रहा है, कोई चीज़ डिस्ट्रक्शन बढ़ रहा है। तो हमारा ब्रह्मांड में भी एंट्रोपी जनरेशन क्या होता है, मिनिमाइज नहीं होता, वो बढ़ते जाता है, एक्सपेंड हो रहा है हर चीज़, तो वो हमारे लिए घाटा है। तो अगर आप कोई चीज़ को मिनिमाइज कीजिए समय को डिस्ट्रक्शन से, तो समझिए आप एंट्रोपी जनरेशन को आप मिनिमाइज कर रहे हैं। और एंट्रोपी जनरेशन को मिनिमाइज कर लिए तो फिर आपका समय बचेगा, फिर आपका डिसिप्लिन हो जाएगा, फिर आप कोई भी काम आपका इफेक्टिवली होगा। जहाँ 10 घंटा में होता था वो आपका 2 घंटा में काम हो जाएगा। तो जितना सारा चीज़ ये मैं बताया, ये सब हमारे डे लाइफ से रिलेट है।
तो अगर डेस्टिनेशन पॉइंट तक हमको पहुंचना है तो हमको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना होगा, लगातार मेहनत करना होगा। अगर आधा घंटा पढ़ रहे हैं तो पर डे आधा घंटा ही पढ़ेंगे तो पक्का पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए आपको फील लेना जरूरी है फिजिक्स का, तभी आपको मजा आएगा। बार बार हम बोल रहे हैं कि पढ़ा फिजिक्स जो है बहुत ही आसान चीज़ है। एक बार फील हो गया ना तो पूरा ब्लड क्या पूरा खानदान में चला जाएगा वो, और वो पूरा ब्लड में घुस ही जाता है। वो जहाँ ब्लड में घुसा तो बस ब्लड क्या, ब्लड में घुस गया मतलब बच्चा होगा उधर भी, उसके अंदर में भी जाएगा, उसका भी बच्चा होगा उसके अंदर भी जाएगा। तो उसको जहाँ जहाँ घुसाना है उसको घुसाओ, खास करके खून में घुसा लेने से यही फ़ायदा है। ब्लड में घुसा दो इसको, फिजिक्स को ब्लड में घुसाने से यही फ़ायदा है। ब्लड में घुसाओगे तो पूरा खानदान तक जाएगा, और जाता ही है। एक कोई फैमिली में अगर एक बार कोई किसी का फैमिली समझ जाता है तो उसका घर का लड़की लोग भी टॉप करने लगता है साइंस में, फिजिक्स में बढ़िया नंबर्स लाने लगता है। जबकि एक गरीब घर का या मेहनती घर का बच्चा जिसको गाइडलाइन नहीं मिला है, वो बहुत दिन रात मेहनत करता है, बहुत बुक पढ़ता है, इसके बावजूद भी अच्छा नहीं कर पाता। लड़का होने के बावजूद भी तब वो फ्रस्ट्रेशन में जाता है, हम इतना मेहनत किए, इंटर 10th में 95% लाया, इंटर आया, इंटर में 41% आ गया, 45% आ गया। तो उसका कारण यही होता है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। इसलिए वेलोसिटी जो अभी हम पढ़ा रहे थे ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मुझे इतना बताना पड़ा। अगर कोई ऐसा दिक्कत लगे कि ऐसा लग रहा है कि और हमें और आसान करना पड़े हमें, तो कमेंट बॉक्स पे जरूर डालें। गलती हमसे भी हो सकता है, कुछ मिस्टेक हो सकता है, सुधार करने की कोशिश मैं ज़रूर करूँगा आप लोग के लिए। तो देखिए वेलोसिटी, देखिए वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, इसको v से हम लोग डिनोट करते हैं। हाँ देखिए वेक्टर तो समझ आ गया कि क्या है, डायरेक्शन है, ठीक है। तो देखिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होना चाहिए, उसको कहेंगे हम लोग वेक्टर। तो ये है, होता क्या है, वेलोसिटी क्या है, द रेट, वेलोसिटी इक्वल टू होता है v इक्वल टू मैथमेटिकली ds बाय dt, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम उसको क्या कहेंगे, वेलोसिटी। दैट मीन्स क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ, रेट का है जहां, देखिए इसको डिफाइन किस तरह हमको करना है। जो हिंदी मीडियम बच्चों है उन लोग देखिए खास करके, कहे कि उन लोग को दिक्कत होता है इंग्लिश से, इंग्लिश में 9th तक तो हिंदी से पढ़ा है, 10th तक, इंटर जैसे जाता है इंग्लिश का उसको दिक्कत होने लगता है। तो वो भी आसान हो जाएगा इस लेक्चर में। देखिए अगर जहां बट्टा में टाइम रहेगा, टाइम रहे या टाइम चेंज रहे, तो समझ जाइए कि उसको क्या डिफाइन कर रहा है, किस रूप में सीधे बोलना है हमें, द रेट, रेट मतलब दर आ गया, बट्टा में अगर टाइम आ गया मतलब दर आ गया, जिसके अंदर में समय है, समय को काबू कर लिया, समझो उसका एक भाव बढ़ गया, रेट। तो बट्टा में टाइम है, मीन्स क्या है, द रेट ऑफ, रेट बोलना है, द रेट ऑफ बट्टा ऑफ किसका, डिस्प्लेसमेंट का, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, चेंज है डी फोर, डिफरेंस है, चेंज है, यहाँ पे डी फोर चेंज बता रहा है, ये स्मॉल चेंज। देखिए डी एस मतलब स्मॉल चेंज, डी फोर स्मॉल चेंज, अगर डेल एस रहेगा तो थोड़ा सा बड़ा चेंज है, इसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल यहाँ समझ जाओ कि छोटू चेंज है, ये भी छोटू टाइम चेंज है। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। उसी तरह एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, डी वी बाय डी टी, मतलब क्या, इसको किस तरह डिफाइन करेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। उसी तरह जर्क, जर्क इक्वल टू क्या है, डी ए बाय डी टी, यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन है, इज कॉल्ड जर्क। देखिए डिफाइन किस रूप में, कितना इजी तरीका से हो रहा है। तो एक अगर समझ जाओगे बढ़िया तरीका से तो अगला जो है डिफाइन स्मूथली तरीका से हो जाएगा, और समझने में दिक्कत नहीं होगा, जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा। कुछ देखिए इसमें कुछ रटने का, कुछ भी रटने का नहीं है। तो देखिए वेलोसिटी क्लियर हो गया, एक्सेलरेशन क्लियर हो गया, जर्क क्लियर हो गया, ठीक है। अब जो आता है वेलोसिटी के बाद आता है एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब हम आते हैं एंगुलर में। वो सब जितना सारा पढ़े सब लीनियर में था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, लीनियर वेलोसिटी था,
लीनियर एक्सेलरेशन था। अब जो आ रहे हैं वो क्या है, एंगुलर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है क्या, इसको डिनोट, ये है थीटा, यही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा इस क्या होता है, एल बाय आर, ये होता है रेडियन में। रेडियन के बारे में बताऊंगा इंटर में। फिलहाल यहाँ इतना ही जानिए। ये जो होता है थीटा इक्वल टू होता है एल बाय आर। ये क्या होता है, जैसे देखिए ये मान लीजिए ये सर्कल है, अगर कोई बॉडी यहाँ से ए से बी की ओर मूव किया तो जो एंगल यहाँ सबटेंडेड हो रहा है दैट एंगल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नाम से ही पता चल रहा है कि वो घूमने वाला बात है, कोणीय विस्थापन। कोणीय मतलब क्या है, घूम रहा है। कहाँ, जहीं घूमने का बात है तो वहाँ लीनियर में क्या होता था, ये ए से बी की ओर जाता था, ए से बी की ओर जाता था, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गया। जबकि यहाँ क्या है, ये मूव कर रहा है किसी पॉइंट के रेफरेंस में, फिक्स पॉइंट के रेफरेंस में वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो जो एंगल सबटेंडेड हो रहा है, इनिशियल पॉइंट ये था, फाइनल पॉइंट ये था, तो जो सबटेंडेड हो रहा है एंगल वहाँ पे, दैट इज कॉल्ड थीटा, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देखिए कोरिलेट कीजिए लीनियर से, ठीक है, सारा पैरेलली चला जाएगा, सारा पैरेलली उड़ जाएगा। देखिए ये आपका दैट मीन्स यहाँ से इस इक्वेशन से क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा एल बाय आर, रेडियन है तो एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा इंटू आर, या आर थीटा हो सकता है। ठीक है, अब देखिए हम रिलेशन ला रहे हैं। रिलेशन क्या ला रहे हैं, जैसे v इक्वल टू होता है आर ओमेगा, एक होता है लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, और एक तो आर अल्फा होता है। ये होता है आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो क्या होगा, द रेट ऑफ चेंज, वहां पे था द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ क्या बोलेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन डी थीटा बाय डी टी। यही हो गया आपका ओमेगा। ये आपका हो गया ओमेगा, इसको लिख सकते हैं थीटा बाय टाइम भी लिख सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ थीटा टू टाइम। अगर बाय रहेगा, अगर बाय बोलेंगे तो फिर टू नहीं बोलेंगे, तो इसको डिफाइन किस रूप में करेंगे, इट इज द रेशियो। अगर रेशियो बोल दिया तो फिर बाय नहीं बोलना है। इट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। और ये आपका चेंज हो गया, तो आपका ओमेगा इक्वल टू थीटा बाय टी भी बोल सकते हैं, या ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये क्लियर हो गया ओमेगा। अब हमें एक्सेलरेशन चाहिए, एंगुलर एक्सेलरेशन, तो इसका इक्वल क्या होता है, डी ओमेगा बाय डी टी। इसको डिफाइन किस रूप में करेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। क्लियर है, तो अब देखिए इसको लिख सकते हैं क्या, ओमेगा बाय टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला रिलेट करने के लिए। देखिए तो क्या है, वहां पे थीटा इक्वल टू एल बाय आर है, एल बाय आर, तो यहां से क्या हो गया, एल इक्वल टू आर थीटा हो गया। देखिए डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड with respect to टाइम, तो क्या हो जाएगा, डी एल बाय डी टी इक्वल टू आर कॉन्स्टेंट है, तो डी थीटा बाय डी टी, तो डी एल बाय डी टी यही है, डिस्प्लेसमेंट है। डी एल क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको क्या कहेंगे, लीनियर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये है आपका वेलोसिटी हो गया, ये आर कॉन्स्टेंट हो गया, डी थीटा बाय डी टी, अभी देखें इधर ओमेगा है तो आर ओमेगा आ गया। तो ये देखिए ये प्रूफ हो गया। ये देखिए फिलहाल डिफरेंशिएशन है क्या, इसके बारे में अलग क्लास लूंगा, लेकिन फिलहाल डिफरेंशिएशन समझ जाइए थोड़ा सा होता क्या है। मान लीजिए y बराबर कोई फंक्शन है x पावर n, तो डिफरेंशिएशन अगर dy बाई डी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, nx n-1। ये फिलहाल समझ जाइए, ये है अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किए तो जो पावर है वो गिर जाता है, और जो x का पावर वो भी माइनस हो जाता है। तो ये फिलहाल समझ देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या किए, l था तो किसके रेस्पेक्ट में किया, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो डी एल बाई डी टी हो गया।